हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने अभी तक समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, कितनी एक्टिविटीज़ में वो डिवाइडेड होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्यूट करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी हमने समझा था। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं मेजर, उनको मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगा। मैं 3 एडजस्टमेंट्स को अभी आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। उसके अंदर पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स आखिर क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मीनिंग समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट आर प्रोविजंस? तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में स्कूल के अंदर 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स करके, जहां पर आपने प्रोविजन और रिजर्व के बीच में एक डिफरेंस समझा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़े होंगे थोड़े बहुत, तब आपने प्रोविजंस, लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बीच में भी डिफरेंस समझा होगा। मैं सभी बातें अभी बिल्कुल अच्छे से दोहरा देना चाहता हूँ। देखिए, प्रोविजन का सिंपल मीनिंग बोलूं तो प्रोविजन एक लाइबिलिटी है जिसका अमाउंट एस्टीमेट से निकाला गया है। प्रोविजन का सिंपल मीनिंग क्या है कि ये एक लाइबिलिटी है और इसका अमाउंट मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता। आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाले कुछ इकोनॉमिक फायदे मेरे ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे और किसी और को मिलेंगे। आसान शब्दों में कहूं तो पैसा तो जाना है, रिसोर्सेज तो ऑर्गेनाइजेशन से जाने हैं, ये पक्का है, ये निश्चित है कि जाने हैं, पर कितने अमाउंट से जाने ये नहीं पता। अगर अमाउंट पता होता तो एक्चुअल लाइबिलिटी बता देता, पर अमाउंट नहीं पता, एस्टिमेट लगा के अमाउंट निकालना पड़ रहा है तो प्रोविजन बना दूंगा। तो प्रोविजंस आर एक्चुअली लाइबिलिटीज जिनका अमाउंट एस्टिमेट किया जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई प्रोविजन की। अब प्रोविजंस का पर्पस क्या है? अगर मेरा फ्यूचर में कोई आउटफ्लो होने वाला है जिसका अमाउंट मुझे नहीं पता, तो मैं आज ही प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा निकाल कर एक प्रोविजन प्रिपेयर कर देता हूं। जब फ्यूचर में वो आउटफ्लो होगा तो वो आउटफ्लो के लिए जो फंडिंग होगी वो इस प्रोविजन से हो जाएगी। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, फ्यूचर में मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सर्टन है आज ही, लाइबिलिटी है, एग्जिस्ट करती है, ये एस्टैब्लिश्ड है आज ही। इनकम में अर्न करता हूँ तो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। पास्ट ईयर्स में भी मैंने टैक्सेस पे किए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिचुएशन बदल जाएगी। पर किस अमाउंट से पे करेंगे, दैट विल डिपेंड on the amount of income I earn in the upcoming future and the deduction that I might be able to claim when my income is actually computed or actually assessed। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये चीज को, है ना। तो टैक्स पे करना पड़ेगा ये तो पक्का है, पर अमाउंट उसका सर्टेनिटी से नहीं पता। तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिंपली एक एस्टिमेटेड अमाउंट से प्रोविजन प्रिपेयर कर लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रॉफिट्स में से पैसे निकालकर प्रोविजन फॉर टैक्स में डाल दिए जाएंगे। जब भी टैक्स पे करने की जरूरत आएगी, इन प्रोविजंस में से पैसा ले लिया जाएगा। ये तो मीनिंग हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे एड्रेस करना है, अब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोविजन लाइबिलिटी होती है जिसका अमाउंट जो होता है वो एस्टिमेट से किया जाता है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट, यूजुअली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को मिलेगी तो बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर पहले से दे रखी होगी। उस बैलेंस शीट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसा फाइनल अकाउंट में मीनिंग होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन का, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बैलेंस शीट के अंदर फ्लो हुए हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस आए ओपनिंग से क्लोजिंग, उनके पीछे के रीजन आपको बता रखे हैं। आपको कैश के फ्लो को उससे इंटरप्रेट करना है। करेक्ट बात है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन हो सकती है और बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको मिलेगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। ओके, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी प्रोविजन फॉर टैक्स में, पर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है।
मुझे टैक्स के दो इम्पैक्ट्स, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसके दो इम्पैक्ट्स चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। एक तो जब मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करता हूं, मैं आपको बता दूं इस स्टेटमेंट के अंदर भी, जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे नीचे ऐड करना है प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितना भी पैसा प्रॉफिट्स में से निकाल कर प्रोविजन के नाम से प्रोविजन में ऐड कर दिया गया है, मुझे उसे ऐड बैक करना है वापस प्रॉफिट में, क्योंकि वो प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट तो हुआ, पर प्रोविजन के नाम से आउटफ्लो तो हुआ नहीं कैश का। प्रॉफिट के डब्बे में से निकाल के प्रोविजन के डब्बे में डाला है, कैश तो बिजनेस में ही पड़ा है ना। तो ये नॉन कैश आइटम है, तो इसको प्रॉफिट में वापस ऐड करना है, तो इसको प्रॉफिट में वापस ऐड करना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक प्रोविजन है, तो उसको भी ऐड करना है। तो एक मुझे प्रोविजन का इंपैक्ट कहां शो करना है, इस साल जो प्रोविजन फॉर टैक्स में पैसा डाला गया, प्रोविजन के नाम से प्रोविजन फॉर टैक्स में जो पैसा डाला गया, वो मुझे इस वर्किंग नोट के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर एड बैक करना है। तो मुझे एक अमाउंट चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड, इस साल कितना प्रोविजन और बनाया। एक और चीज मुझे चाहिए, टैक्स जो मैंने पे किया है ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नीचे सबट्रैक्ट होगा, टैक्स पेड इधर देख पा रहे होंगे आप, तो वो टैक्स पेड भी चाहिए। तो मुझे टैक्स से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो जगह एडजस्टमेंट होंगे। एक तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा, और एक टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे ही नीचे सबट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे मिलेगी ये इंफॉर्मेशन, बड़ा सिंपल है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तो पिछले साल जो मैंने प्रोविजन बना रखा था, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं अज्यूम करूंगा कि पिछले साल जो प्रोविजन बना था वो इस साल टैक्स पे किया होगा, इस साल की शुरुआत में कैश में पे किया होगा। टैक्स तो पिछले साल का ही है, पर आउटफ्लो इस साल हुआ होगा। करेक्ट है ना। तो पिछले साल का जो बना हुआ प्रोविजन है वो टैक्स पेड है इस साल का। पिछले साल प्रोविजन बनाया था टैक्स पे करने के लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एकदम नीचे सबट्रैक्ट हो जाएगा टैक्स पेड के नाम से प्रीवियस ईयर का प्रोविजन बैलेंस। और जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो इस साल प्रॉफिट्स में से निकाल के बनाया गया है, तो उसको मैं वर्किंग नोट में प्लस कर दूंगा इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के दिया होता है, तो सिंपल से दो एडजस्टमेंट करने हैं। प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड मान लिया जाएगा, और वो सबट्रैक्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। करंट ईयर वाला बैलेंस प्रोविजन मेड मान लिया जाएगा, और वो प्लस हो जाएगा वर्किंग नोट में। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट, अगर वो बिना किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के दिया हो। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दो जानकारी दी जा सकती है, दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। एक तो दिया जा सकता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा दिया जा सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब या तो आपको मिल सकता है टैक्स पेड, या मिल सकता है प्रोविजन मेड। पेड या मेड दोनों में से एक चीज दे रखी हो सकती है, दूसरी हमें निकालनी पड़ेगी। हमें ये दोनों चाहिए। जो प्रोविजन मेड है वो वर्किंग नोट पे प्लस होगा, और जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग में लास्ट में सबट्रैक्ट होगा। मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, है ना। कहां से मिलेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक चीज दे रखी है, तो दूसरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने अभी कुछ 5-1 मिनट पहले आपको बात बताई थी कि प्रोविजंस लाइबिलिटी होते हैं जिनका अमाउंट अननोन होता है। अगर प्रोविजन लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इनकम और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आप ऑपोजिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस कैरीड डाउन। दोनों बैलेंसेस दे रखे होंगे बैलेंस शीट में, ओपनिंग भी मिल जाएगा, क्लोजिंग भी मिल जाएगा। अब डेबिट में लिखना है आपको टैक्स पेड। जो भी टैक्स पे किया वो डेबिट में आएगा। प्रोविजन बना है, क्रेडिट में बैलेंस पड़ा है, किस लिए बना है ये, टैक्स पे करने के लिए ही तो बना है। तो अगर कोई टैक्स पे होता है तो ये प्रोविजन को कम कर दिया जाएगा, यानी प्रोविजन को डेबिट कर दिया जाएगा, यानी डेबिट में लिख देंगे टैक्स पेड। और कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन में पैसा डाला जाएगा, प्रोविजन को और बढ़ाया जाएगा, प्रोविजन में और ऐड किया जाएगा प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल कर, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट से।
तो जो प्रोविजन मेड है वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट होता है, और जो टैक्स पेड है वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी दे रखा हो उसको प्लेस कर दीजिएगा। अगर मेड दे रखा हो तो क्रेडिट कर दीजिएगा, पेड दे रखा हो तो डेबिट कर दीजिएगा। दूसरा वाला जो फिगर है वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और जब दोनों चीजें पता चल जाएंगी उनको रेस्पेक्टिव जगह लिख देना। मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड वर्किंग नोट में प्लस, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस। ये है दोस्तों हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट। दो चीजें चाहिए, टैक्स पेड एंड प्रोविजन मेड। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबट्रैक्ट होता है, और प्रोविजन मेड वर्किंग नोट में प्लस होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो प्रीवियस ईयर वाले प्रोविजन को टैक्स पेड मान लोगे, करंट ईयर वाले को प्रोविजन मेड मान लोगे। अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अकाउंट बनाओगे, डेबिट डेबिट में लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर डेबिट में लिखोगे, और क्रेडिट में लिखोगे प्रोविजन मेड। जो भी दे रखा है उसको लिखोगे, दूसरा वाला बैलेंसिंग फिगर की तरह निकलेगा, फिर दोनों फिगर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे आपको जो एडजस्टमेंट सिखाना है वो है प्रपोज्ड डिविडेंड का। प्रपोज्ड डिविडेंड सुनिएगा, इसमें तकलीफ क्या है और एडजस्टमेंट होता कैसे। सबसे पहले हम प्रपोज्ड डिविडेंड का मीनिंग समझते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड है क्या? देखिए, कंपनी एक यूनिक फॉर्म है बिजनेस को ऑपरेट करने का, बिजनेस को रन करने का। तो बिजनेस का जब स्ट्रक्चरिंग होता है तब अगर आप कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं तो कंपनी फॉर्म के अंदर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप कंपनी लॉ पढ़ भी रहे हैं दोस्तों। तो बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बिजनेस के जो ओनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, वो हैं शेयर होल्डर्स। तो सारे फैसले लेने की अल्टीमेट पावर शेयर होल्डर्स के पास है। सारे फैसले लेने की अल्टीमेट पावर शेयर होल्डर्स के पास है। पर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंट्रिकेट डिटेल्स, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं, कितने अमाउंट का देना चाहिए, इसका बेटर जज होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर अल्टीमेट फैसला तो शेयर होल्डर्स का होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का उन्हें जब पता चलता है तब वो एक डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं, और वो प्रपोजल होता है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स जब एनुअल जनरल मीटिंग में मिलेंगे तब इस पे अप्रूवल करते हैं डिस्कशन करके। तब तक ये सिर्फ प्रपोजल है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो इंफॉर्मेशन पता है, वो तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन के टाइम पे डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, इतना डिविडेंड प्रपोज कर दो। अच्छी बात, समझ में आ गई चीज। ये प्रपोज कर दिया, पर ये डिविडेंड फाइनली पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा, कितना पे किया जाएगा, सब शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है। शेयर होल्डर एक्चुअली प्रपोजल से ज्यादा नहीं दे सकते, प्रपोजल से कम जरूर दे सकते हैं, और चाहे तो प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर दे, ना दे। तो ये शेयर होल्डर के ऊपर है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल अकाउंट शो करने हैं, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल शो करना है। यानी इस प्रपोज डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के अंदर जो प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट पहले कहा हुआ था, उसने कहा था कि प्रपोज डिविडेंड को आप प्रोविजन मान लो। प्रोविजन ट्रीट करने का मीनिंग क्या हुआ कि देना तो पड़ेगा, कितने अमाउंट से ये नहीं पता है, तो एक एस्टिमेट लगा के लिख दो। तो तब आपको प्रोविजन, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड एक प्रोविजन था, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियसली एडजस्टमेंट था। प्रीवियसली प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलता था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड का फिगर देखने को मिलता था। अब अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड आ रहा है मतलब ये प्रोविजन है, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन करना है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी गिवन होगा, करंट ईयर का भी गिवन होगा। आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन है प्रपोज डिविडेंड का, वो इस साल पे किया होगा, तो वो डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। और इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन है वो मेड है, इस साल प्रॉफिट में से निकालकर प्रपोज किया गया है। जब शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तब एक्चुअली कैश में पे किया जाएगा। तो जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है उसे प्रोविजन मेड मानकर वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा।
तो सिंपल सी बात ये रही कि प्रीवियस एडजस्टमेंट की तरह अगर ट्रीट किया गया है प्रपोज डिविडेंड को, सर कैसे पता पड़ेगा कि प्रीवियस की तरह ट्रीट किया गया है या करंट की तरह ट्रीट किया गया है? आपको प्रपोज डिविडेंड कहाँ पढ़ने को मिलता है उससे आपको पता चलेगा। अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर शोन है मतलब प्रीवियस ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड आ गया मतलब प्रीवियस ईयर की तरह ट्रीटमेंट है, यानी ओल्ड ट्रीटमेंट है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर वाले को पेड मानकर फाइनेंसिंग में लेस करना है, करंट ईयर वाले को वर्किंग नोट में प्लस कर देना है। बात क्लियर हो गई? अगर करंट ट्रीटमेंट जो करेक्ट ट्रीटमेंट है जो अब करना चाहिए आफ्टर द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वो कैसे होगा? आपको आपको प्रपोज डिविडेंड को प्रोविजन नहीं मानना है। नाउ प्रपोज डिविडेंड इज ट्रीटेड एज एन कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इट इज शोन आफ्टर द बैलेंस शीट एज अ फुटनोट। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी मिलेगा, करंट ईयर का बैलेंस भी मिलेगा। आपको करंट ईयर के बैलेंस को इग्नोर कर देना है, जैसे आप मम्मी की डांट को कभी कभी इग्नोर कर देते हो। देखना तक नहीं है, जान दो काम का ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, भाड़ में जाए। तो करंट ईयर के बैलेंस को तो कुछ भी नहीं करना, और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को दो जगह शो कर देंगे, दो जगह शो कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबट्रैक्ट कर देंगे और वर्किंग नोट में प्लस कर देंगे, बात खत्म। प्रीवियस ईयर का बैलेंस ही रेलेवेंट है, करंट ईयर के बैलेंस का तो एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से हुआ ही नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जो प्रीवियस ईयर का था वही प्रॉफिट में से एडजस्ट हुआ होगा, तो उसको प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे वर्किंग नोट के अंदर, व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड मान के सबट्रैक्ट भी कर देंगे, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड तो दोस्तों ये था प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट के अंदर दिया हो तो प्रीवियस ईयर वाला पेड फाइनेंसिंग में लेस, और करंट ईयर वाला वर्किंग नोट में प्लस। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एज एन कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया है तो क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर वाले को ही कंसिडर करना है, करंट ईयर वाले को तो टोटली इग्नोर कर देना है। प्रीवियस ईयर वाले को फाइनेंसिंग में माइनस करना है और वर्किंग नोट में प्लस करना है। अगर इसके अंदर से कुछ अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड है, तो डिविडेंड पेड के टाइम पे वो नहीं आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो जितना अनक्लेम्ड मतलब हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट शेयर होल्डर ने अभी तक उसका पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो कैश मेरे बिजनेस में ही पड़ा होगा, तो डिविडेंड पेड जब मैं लिखूंगा तब मैं अनक्लेम्ड डिविडेंड एडजस्ट करके ही लिखूंगा। वो जब क्वेश्चन आएगा तब हमें और समझ में आएगी ये चीज। तो ये हो गया प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट। इसके बाद जो हमें करना है वो है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एंड एसेट्स परचेज्ड या सेल। इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड चूज किया है डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए। दो मेथड्स अवेलेबल हैं आपके पास। एक तो आप कर सकते हैं नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, दूसरा कर सकते हैं आप अक्यूमुलेटेड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेटेड यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अगर नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हो या अक्यूमुलेटेड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हो, आपको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन की, यानी डेप्रीसिएशन जितना भी एसेट पे चार्ज हुआ है वो प्रॉफिट्स में से निकल कर किसी प्रोविजन में नहीं गया है, प्रॉफिट्स में से सीधा डेबिट हो चुका है। डेप्रीसिएशन कहीं इकट्ठा करके नहीं लिखा हुआ है। जो एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में शोन है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन है, वो नेट बुक वैल्यू है। उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंटिंग नहीं चल रही है, एसेट का बैलेंस डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट करने के बाद अकाउंटिंग चल रही है। तो एक अकाउंट बनाना है एसेट का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉर्मल डेप्रीसिएशन में आप एसेट का अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स जो भी है मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर उसका अकाउंट बना लेंगे। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस। अगर कोई भी एसेट बेचा गया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डली होगी, बैंक अकाउंट दिया टू एसेट, तो एसेट में लिख दोगे बाय बैंक। लॉस पे बिका तो एंट्री डली होगी बैंक अकाउंट डियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू एसेट, तो एसेट अकाउंट के अंदर बाय पीएनएल आ जाएगा। अगर प्रॉफिट पे बिका तो एसेट अकाउंट के अंदर टू पीएनएल आ जाएगा, क्योंकि पहले एसेट की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी एसेट टू पीएनएल, फिर वो एसेट बिकेगा बैंक टू एसेट। करेक्ट है ना? तो एसेट अकाउंट के अंदर टू पीएनएल आ जाएगा। ओके। जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, अगर एसेट का मेंटेनेंस नॉर्मल डेप्रीसिएशन मेथड से किया गया है तो डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री पास होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डियर टू एसेट। जब प्रोविजन होता है तब एंट्री डलती है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, बट नॉर्मली मेंटेन होता है तो एंट्री डलती है क्या,
एंट्री डलती है डिप्रीसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट, तो एसेट में आ जाएगा बाय डिप्रीसिएशन, टोटल डिप्रीसिएशन ऑन दैट एसेट, टोटल डिप्रीसिएशन बाय डिप्रीसिएशन। अकाउंट देखिए कैसा दिखेगा, डिप्रीसिएशन अगर नॉर्मल तरीके से मेंटेन्ड है तो एसेट का अकाउंट दिखेगा, टू बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। एसेट अगर बिक रहा है तो जितने भी अमाउंट में बिक रहा है वो बाय बैंक करके आ जाएगा, अगर लॉस में बिक रहा है तो बाय पीएनएल आ जाएगा, प्रॉफिट में बिक रहा है तो टू पीएनएल आ जाएगा। आई बात समझ में? जो भी डिप्रीसिएशन टोटल इस एसेट पे चार्ज हुआ, सिर्फ बिकने वाले पे नहीं, सारा का सारा डिप्रीसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर बाय डिप्रीसिएशन करके क्रेडिट हो जाएगा, बाय डिप्रीसिएशन करके क्रेडिट हो जाएगा। अब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा टू बैंक परचेज। अब इसमें लिखी हुई सारी चीजों का इंपैक्ट कहां जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट से उतार के लिख देने। बाय बैंक जो है मतलब एसेट बिका, एसेट बिका मतलब इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हुआ, तो बाय बैंक में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है प्रॉफिट जोड़कर या लॉस लेस करके, बाय बैंक के सामने जो भी अमाउंट लिखा हुआ है जितने में भी बिका वो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हो जाएगा। बाय पीएनएल लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन में नॉन कैश आइटम में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लेस हो जाएगा, और टू बैंक परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो की तरह लिख दिया जाएगा। एसेट अकाउंट से एक, दो, तीन, चार और पांच पॉसिबल इंपैक्ट्स आ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने के, सारे लिखे हुए हैं अकाउंट के साथ ही। इन्वेस्टिंग में प्लस, ओ प्लस यानी ऑपरेटिंग में प्लस, ओ प्लस डिप्रीसिएशन जो है वो भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा क्योंकि पूरा इनफ्लो इन्वेस्टिंग में प्लस किया जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट वाला हिस्सा आपको, अगर प्रॉफिट में पहले से प्लस किया हुआ है जो कि वो है, तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन कब? जब डिप्रीसिएशन का मेथड नॉर्मल चल रहा हो। अगर डिप्रीसिएशन आप प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन मेथड से मेंटेन कर रहे हैं, यानी आपका एक अकाउंट तो एसेट का चल रहा होगा और दूसरा अकाउंट इसके साथ चल रहा होगा प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन का, तो आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एसेट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देखिए दोनों अकाउंट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, बस एक फर्क है, जब एसेट अकाउंट होता है तब आता है बाय डिप्रीसिएशन, और जब अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन होता है नॉर्मल मेथड में आता है बाय डिप्रीसिएशन, और जब अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन होता है तो क्रेडिट में आता है बाय अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन। बाकी बाय पीएनएल, टू बैंक परचेज, टू बैलेंस, बाय बैलेंस सब सेम आते हैं। अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, सुनना मेरी बात को, जो एसेट बिक रही है, जो एसेट बिक रही है उसका अब तक का चार्ज्ड टोटल डिप्रीसिएशन यहां लिख देंगे, और जो इस साल डिप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो आप अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के अंदर क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएनएल करके। तो क्या मतलब हुआ, नॉर्मल मेथड होता है तो सारा डिप्रीसिएशन, जितना भी डिप्रीसिएशन इस साल चार्ज हुआ है वो एसेट अकाउंट के अंदर बाय डिप्रीसिएशन करके लिख देना है, बिकने वाली मशीन का डिप्रीसिएशन कुछ नहीं करना। यहां पर क्या करना है, जब एसेट अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन मेथड से चल रहा है, नॉर्मल मेथड के अलावा जब अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन चल रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन चल रहा है, तो एसेट अकाउंट के अंदर आपको लिखना है बाय अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन, बिकने वाली मशीन का अब तक का पूरा डिप्रीसिएशन, और जो इस साल एसेट पे चार्ज टोटल डिप्रीसिएशन है, जो इस साल का डिप्रीसिएशन है, वो डिप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर की तरह भी निकल सकता है, नोन भी हो सकता है। अब एसेट अकाउंट जो है वो आपको परचेज दे देगा बैलेंसिंग फिगर की तरह, उसको आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो लिखना है, जो बिकी है वो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो की तरह आ जाएगी, बाय पीएनएल सेम ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, टू पीएनएल ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का कुछ भी नहीं करना आपको, ये बिकने वाली मशीन पर अब तक का चार्ज डिप्रीसिएशन है, ये इस साल प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, ये प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा। इस साल जो प्रॉफिट में से माइनस हुआ है वो अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के अंदर आने वाला बाय पीएनएल है। इस साल जो डिप्रीसिएशन चार्ज होता है दोस्तों उसकी एंट्री डली होगी डिप्रीसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन में वो बाय डिप्रीसिएशन के नाम से आएगा, हमने उसे बाय पीएनएल लिखा है, मतलब प्रॉफिट में से निकाल कर पैसा प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन में डाला है। प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका डेबिट में आएगा। ठीक बात है ना, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा। एसेट अकाउंट के अंदर एक एंट्री डली है बाय अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन, जो भी मशीन बिक रही है उसका अब तक का डिप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन से डेबिट करके एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। कहने का आसान शब्दों में मीनिंग ये है कि उसका अब तक का जितना भी इकट्ठा डिप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में पड़ा है उसको वहां से निकाल के एसेट में डालो, एसेट की फाइनल वैल्यू पता करो और प्रॉफिट लॉस करके एसेट को रवाना करो।
करेक्ट है ना, एसेट को डिस्पोज करो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते थे 11th में, याद हो तो अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के अंदर एंट्री आ जाएगी टू एसेट अकाउंट, और एसेट के अंदर आ जाएगी बाय अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन। दोनों ही जगह अमाउंट लिखा जाएगा बिकने वाली एसेट पर अब तक का टोटल डिप्रीसिएशन जो भी चार्ज हुआ। इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इस साल का डिप्रीसिएशन बाय पीएनएल बैलेंसिंग फिगर, इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया जाएगा। अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट से एक इंपैक्ट जाएगा बाय पीएनएल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश आइटम है, डिप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से प्लस हो जाएगा। एसेट अकाउंट अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के केस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस, ये इंपैक्ट जा सकता है। और जब एसेट अकाउंट नॉर्मल डिप्रीसिएशन की तरह बना है तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल प्लस, ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल माइनस, इस साल का डिप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, ये सारे इंपैक्ट जा सकते हैं। दोनों अकाउंट्स बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए आपको। ये तीन एडजस्टमेंट हमने आज देखे, प्रपोज डिविडेंड का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और कंप्यूटेशन ऑफ एसेट परचेज या सेल, दोनों तरीके से जब डिप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड हो या डिप्रीसिएशन नॉर्मल हो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये तीनों एडजस्टमेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन में आ सकते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी इनके अंदर कैचेस आ सकते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। सब क्वेश्चन के साथ साथ हम समझेंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, कैश का फ्लो पता करना है, और उस फ्लो को तीन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना है, नेमली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आपको अपने 11 आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं वो आपको आपकी उन टेक्स्ट बुक को रेफर करना है। एक बार के लिए सिर्फ गो थ्रू कर लेना है, कोई बढ़िया क्वेश्चन सारा क्वेश्चन यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बस थोड़े से एडजस्टमेंट एक दो लेवल प्लस हो जाएंगे। वो हम मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थरो प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन करने के लिए। आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, होमवर्क असाइनमेंट्स कंप्लीट करते रहिएगा साथ के साथ। प्लीज कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा अगली क्लास से पहले। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले।